चलिए भाई साहब शुरू करें। हाँ, ओएम 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 बोला था ना मैंने कल। ओएम। हाँ, बड़े अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया नहीं है। हम चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 4 पे, चैप्टर नंबर 4 का जो कॉन्सेप्ट है सिमुलेशन, हम उस पर आए बेटे। ठीक है ना। सिमुलेशन क्या है मैं समझाता हूं। ठीक, उसके पहले सबसे पहले आपको गुड़ी पड़वा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की भी नई नई शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं इस नए साल में, नए साल के इस पहले दिन पर आप एक संकल्प करो कि हमें सीए में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। पूरी जी जान से मेहनत लगाएंगे। जो भी आने वाले अटेम्प्ट है वो हमारे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। बराबर, पूरी जी जान लगा के उसको पास करेंगे। हाँ जी। और रही बात ये बेशर्म आदमी टी शर्ट में आया हुआ है उठ के, हैं वो आदमी ऐसी उठ के आ गया है मुंह लेके, गंदा सा सड़ी शक्ल लेकर। हाँ जी। तो थोड़ा सा अपने देश का फेस्टिवल है, अपने कल्चर का हिस्सा है, थोड़ा सा मनाया करो। हम नहीं मनाएंगे तो और कौन मनाएंगे। बराबर, दूसरे बाहर के लोग तो हमारा कल्चर नहीं मनाएंगे और हम ठहरे पागलों की तरह उनका कल्चर मनाते घूम रहे। हाँ जी। हमारा नया साल जो शुरू होता है तो यहां पर पूरी पृथ्वी में परिवर्तन आता है। बराबर है, पूरी पृथ्वी में चेंजेस आते हैं। इसीलिए मदर सिस्टर कर दी माइक ने यार अभी संतोष भी नहीं आ रहा जल्दी यार, कठिन है यार, ऐसा करते हैं ये लोग। पुढे चार्जिंग याला पुढे अब हे इथे दोनच हे दाखवतोय।
हेच वापरत आता. सकाळी पण सीएमए फाउंडेशनच्या लेक्चरमध्ये वरती लेक्चर घेतोय, माईक बंद, कम्प्युटर बंद, काही कुठं गायब होता काय माहित गौतम. सगळं मी चालू करून कॅमेरा चालू करून मग लेक्चर चालू करून, मग ते चालू केल्यानंतर माईक बघतोय तर माईक पण बंद, बॅटरी त्याच्यातच होती, चार्जिंगच नव्हती त्याला. इथं तर फुल चार्ज दाखवतोय. हे चार्जिंग फुल आहे, हे 2 3 हे फुल दाखवले. बॅटरी हे झाले, चेंज करावे लागते. ठीक है, पुस्तक आणली का रे? हाँ ओके, चलिए शुरू करें भाई साहब. हाँ जी, तो कहां थे हम यार, किधर गया? हाँ जी, तो सर कम से कम अपने देश के जो फेस्टिवल्स है थोड़ा सा मनाया करो, थोड़ा सा कुछ तो, एक 10% 20% थोड़ा तो रखो, कि जिससे हमारा कल्चर जिंदा रहे. वरना हम हमारा कल्चर छोड़ देंगे तो आगे चल के कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा, वी विल फेस आइडेंटिटी क्राइसिस. मतलब हम अपना ओरिजिन ही नहीं बता पाएंगे, और बताएंगे भी तो कोई यकीन नहीं करेगा कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है. आप समझो, हर चीज साइंटिफिकली डेवलप थी अपने इंडिया में, एवरीथिंग हैड साइंस. वो तो बाद में लोगों ने अंधविश्वास अंधविश्वास बोल के सारी चीजें निकाली, बट अब हमको पता चल रहा है कि भाई ये तो सब साइंटिफिक है, बराबर है. जहां पर लाइट का स्पीड हमने 1920s में किसी ने खोज निकाला था, उसके कितने हजारों साल पहले किसी एक मंत्र में, ऋग्वेद में, उन्होंने लाइट का स्पीड क्या होता है वो उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया था. ये समझना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीजें है सर. तो ऐसा मत करो, अपना कल्चर है थोड़ा सा प्रमोट करो. अपने कल्चर का नया साल है, उसके पीछे कारण है. दूसरों के नए साल पे सिर्फ कैलेंडर का पन्ना पलटता है और लोग पी पी के गटर में पड़े होते हैं. यही कल्चर है वहां का. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो ऐसी सब चीजों का. चलिए आगे बढ़ते भाई साहब. सिमुलेशन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सिमुलेशन. ठीक है, सिमुलेशन इज अ लास्ट रिजॉर्ट टेक्निक इन ऑपरेशंस रिसर्च. ये टेक्निक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिचुएशंस में काम आता है. ठीक है, हमारे सिलेबस में उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आने वाले नहीं है, बट आपको मैं अगर बताऊं तो सिमुलेशन बेसिकली वहां यूज होने वाला है जहां पर हमारे पास परफेक्ट वेरिएबल अवेलेबल नहीं है, या परफेक्ट फिगर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है. हम सिर्फ अंदाजे के बेसिस पे चल रहे हैं, हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. अंदाजा लगा रहे मतलब फेल होने के या पास होने के या परफॉर्मेंस की अंदाजा निकालते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना खराब परफॉर्म कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सिमुलेशन टेक्निक्स जो यूज होते हैं, जो आपके क्या कहते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह जो होते हैं ना, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स बनने के बाद वो उड़ेंगे. देखो अब एरोप्लेन जो है ये इतने सारे लोगों को लेकर उड़ता है, मतलब इतने सारे लोग उसमें बैठे हैं, उन सबकी जान दांव पे है, कुछ भी हो सकता है. एक छोटी मोटी तकनीकी खराबी आएगी, सब फेल है. जितने लोग उसमें बैठे हैं, क्रू मेंबर्स के साथ, पायलट के साथ, सबकी जान धोखे में आ जाएगी, बराबर. तो वहां पे उस एरोप्लेन का परफॉर्मेंस टेस्ट करना है कि कौन से कंडीशंस में ये कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, उसका टेस्ट करना है. उसके ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग होती है. आपने एस-16 नहीं सॉरी एस-10 पीपी, रिवाइज्ड एस-10 पीपी आपने पढ़ा होगा. उसमें शायद इंटर के सिलेबस में अभी है क्या नहीं, आई डोंट नो, बट इंड एस है, बट जो कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूं, इंड एस-16 पीपी जो आता है IFRS रिलेटेड, जो इंड एस है, इंड एस-16, वहां पर कंपोनेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है. कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग ऑफ पीपी, मतलब ये एक ही एसेट है, बट एसेट के अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग करके उसके ऊपर अलग से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, क्योंकि हर एक एसेट का एक अलग अपना कंपोनेंट है. तो वैसे अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें ना, तो एयरक्राफ्ट में एक कंपोनेंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंस्पेक्शन. मतलब कंपल्सरीली एयरक्राफ्ट को हर 3 साल में एक बार इंस्पेक्शन के लिए भेजा जाता है, और इंस्पेक्शन का खर्चा 100 करोड़ से 150 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है. तो मतलब वो इंस्पेक्शन का कॉस्ट कितने ईयर पे बाइफरकेट होगा, सिर्फ 3 साल पे, उसका डिप्रेशन 3 साल के लिए चार्ज होगा. फिर जो एरोप्लेन का जो इंजन होता है, इंजन की लाइफ कुछ 15 साल नहीं सॉरी 8 या 10 सालों की होती है कुछ. फिर जो एरोप्लेन का जो इंटीरियर होता है ना, बॉडी का ढांचा जो होता है, इंटीरियर कुशंस वगैरह जो लगे हुए हैं, उसकी लाइफ कुछ 12 से 15 साल होती है. तो एक ही एसेट में 3 अलग कंपोनेंट है, तीनों की 3 अलग डिप्रिसिएशन होती है, तो उसको कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग बोला जाता है, या कंपोनेंट बेस्ड डिप्रिसिएशन बोला जाता है. समझ में आई बात. तो यहां पर एक कंपोनेंट है सर, इंस्पेक्शन का कंपोनेंट है. इंस्पेक्शन का कंपोनेंट मतलब क्या,
उस एयरक्राफ्ट के टोटल कॉस्ट में एक कॉस्ट का एक पार्ट है जो इंस्पेक्शन के लिए लगता है, ठीक। वो इंस्पेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, वो इंस्पेक्शन में जो 100 करोड़ क्यों लग रहे हैं यार? अभी तक बुक रिसीव नहीं हुई, ऐसे कैसे हो रहा है? अरे बेन बॅटरी संपली राव, आता तर फुल दाखवली, ही पण गेली. चलो जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, ध्यान से सुनो. सिद्धि, मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा बेटे 12:30, 1:30 के आसपास मैं फ्री हो जाऊंगा. मैं आपको 1:30 के आसपास मैं कॉल करता हूं. मैं कॉल करने के बाद मुझे एक बार जरा बताना, जरा प्रॉब्लम और एड्रेस डिटेल्स आपने वैसे तो भेजा है, मैं नीचे भी बात करता हूं, आपकी बात करवाता हूं. हाँ जी, अब यहां पर बात समझो. अब इंस्पेक्शन कॉस्ट इतना हेवी क्यों है? क्योंकि वहां पर सिमुलेशन टेक्निक जैसे टेक्निक्स यूज होते हैं परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, कि परफॉर्मेंस यानी कि जो एयरक्राफ्ट है वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, कैसे वेदर कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बेसिस होते हैं. प्रोबेबिलिटी की, भाई ऐसा वेदर कंडीशन होगा तो क्या चांसेस है परफॉर्म करने के, ऐसा कंडीशन होगा तो क्या चांसेस है परफॉर्म करने के, इस कंडीशन में, थंडर कंडीशंस में, स्टॉर्म कंडीशंस में, जो विंडी कंडीशंस होते हैं जहां पे हवा बहुत चलती है, वो कंडीशन में तो ह्याच्यात लावलं 2 कांडी दाखवल्या तर डायरेक्ट टेक वर आला तर लगेच खराब झालेत बॅटरी, खराब झाले ते. सारखं खेळावं लागेल आता आपलं, ठीक है. चलो, तो सर यहां पर ये जो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आते हैं, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में सिमुलेशन का यूज होता है. हमें इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील नहीं करना है, बट बॉडी बहुत ही बेसिक से सिचुएशन से हमें डील करना है. आइए तो देखते हैं क्या सिचुएशंस आते हैं, किस प्रकार के उसके सम्स आते हैं. अच्छा जी, ये सिमुलेशन टेक्निक सबसे पहले डिस्कवर करने वाले कोई और थे, कोई उनका नाम कुछ और था, बट हम जो सिमुलेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं, दिस वाज डेवलप्ड बाय मोंटे कार्लो. मोंटे कार्लो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे फ्यूचर का एस्टिमेशन कैसे करें, उसके लिए इसका सॉल्यूशन भी जो हमें मिलता है सिमुलेशन का भी, अगेन जरूरी नहीं है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले. सर एट द एंड हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन तो कोई प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता सर. कोशिश इतनी है कि जितना हो सकता है उतना ज्यादा परफेक्ट होने की कोशिश की जाएगी. परफेक्ट होगा ऐसा तो नहीं होगा सर. आइए शुरू करें तो फिर मजा आएगा इस गेम में भी. लिखिए मेरे साथ, an automobile company manufacture
स्कूटर्स। डेली प्रोडक्शन वेरीज from 146 to 154 scooters depending on RM and other working condition. Production per day and probability. एक दिन में कितना प्रोडक्शन होगा इसकी प्रोबेबिलिटी दी जा रही है। 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 150 से 154 का रेंज था। प्रोबेबिलिटी लिखिए, फिनिश्ड स्कूटर आर finished scooters are transported in a lorry accommodating 150 स्कूटर्स। हाँ जी भाई साहब, एक लॉरी में कितने स्कूटर बैठते हैं? 150। एक लॉरी में सिर्फ 150 स्कूटर बैठते हैं सर। यूजिंग फॉलोइंग रैंडम नंबर एट्टी 81 76 75 64 43 18 26 10 12 65 68 69 51 69 61 57 simulate the process to find out number 1 what will be the average number of scooters waiting in factory. What will be the average number of scooter empty space in lorry? ठीक है, ठीक। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे दिया? सर एक दिन में प्रोडक्शन हो सकता है फ्रॉम 146 टू 154। अब ये डिपेंड करेगा किस पे? रॉ मटेरियल्स पे और वर्किंग कंडीशंस पे। अब रॉ मटेरियल और वर्किंग कंडीशन के बेसिस पर इन्होंने प्रोबेबिलिटी निकाली कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है कि एक दिन में मतलब वगैरह। अब ये प्रोबेबिलिटी याद है ना, आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है
किसी भी 2 3 4 चीजों की प्रोबेबिलिटी होती है, उन सबका टोटल अगर आप ले लेंगे तो 1 ही आएगा हमेशा। इसका भी टोटल 1 ही आने वाला है, हमेशा 1 आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो 2 कॉइन का फ्लिप करने का प्रोबेबिलिटी जो है ना, छापा काट आने का, वो 0.5 है, बराबर। तो टोटल तो 1 ही होने वाला है। तो अगर आप डायस का भी जो था, प्रोबेबिलिटी के 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी के 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इन 6 की 6 प्रोबेबिलिटी लेके जोड़ लेंगे तो भी उसका टोटल 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी इज टोटली 1 ना, हमेशा, बराबर है। तो उन्होंने 1 की प्रोबेबिलिटी में उन्होंने ये बताया कि क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि क्या चांसेस है कि एक दिन में 146 स्कूटर प्रोड्यूस होंगे। तो उन्होंने कहा कि 0.14 चांसेस है कि 146 स्कूटर प्रोडक्शन होंगे, 0.19 चांस है कि 147 होगा, 0.12 चांस है कि 148 होगा, 0.14 चांस है कि 149 होगा। ये उन्होंने चांसेस दिए कि इतना प्रोडक्शन होने का इतना चांस है, इतना प्रोडक्शन होने का इतना चांस है, इतना प्रोडक्शन होने का इतना चांस है। दे दिया इन्होंने? हाँ जी, दे दिया। अब इन्होंने क्या दिया है, नीचे कुछ रैंडम नंबर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन का, 15 दिन है मतलब ये बेसिकली। तो इन्होंने जो रैंडम नंबर दिया है ना, इन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ पॉइंट्स वगैरह देके इन्होंने ये रैंडम नंबर निकाले हैं। और हर एक डे को इन्होंने एक नंबर असाइन कर दिया। डे 1 80, डे 2 81, डे 3 76, डे 4 75, डे 5, डे 6 7 8 9 10, 15 दिन। 15 दिन के रैंडम नंबर्स दिए इन्होंने, 15 दिन के रैंडम नंबर्स दिए। चैटिंग करून घ्या, कैलकुलेटर है का? कैलकुलेटर क्या खेलती बा, कैलकुलेटर क्या खेलती है? अच्छा, टोटल करके वो चेक कर रही कि सर ने 1 बोला कि 1 आता है कि नहीं आता है टोटल। बट मैं कंफर्म करके आया हूं, ये इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं आपको, है ना। मैं बोल रहा चैटिंग कर रही मैडम, लगे हुए सामने, एकदम क्लियर सामने बैठे मैडम। कैलकुलेटर एक मस्त झुंझुना हो गया खेलने के लिए हाथ में, काहीतरी झालं की आपल्याला भेटून. हाँ जी, तो ये जो रैंडम नंबर है, इन्होंने किसी स्टडी के बेसिस पर ये नंबर्स निकाले हैं. कोई सर्वे किया होगा, कोई स्टडी किया होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में ये देखा होगा कि कब कौन से दिन पे कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, कब क्या दिन पे क्या वर्किंग कंडीशन होंगी, उसके बेसिस पर इन्होंने ये पॉइंट्स दिए हैं. और ये पॉइंट्स देके अब ये बोल रहे हैं कि ये हमने पॉइंट्स जमा किए हैं, इस पॉइंट के हिसाब से आप बताइए कि प्रोडक्शन कितना होगा, नंबर 1. बराबर. अब यहां पर वो बोल रहा है दो चीजें बताओ हमको. एक, ऑन एन एवरेज ये 15 दिन में ऑन एन एवरेज कितने स्कूटर्स वेट करेंगे फैक्ट्री में. सर फैक्ट्री में वेट क्यों करेंगे? देखो ना बेटे, अगर हम लॉरी का कैपेसिटी कितना है 150, मतलब अगर आप 151 का प्रोडक्शन करेंगे तो एक स्कूटर को फैक्ट्री में छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब वो इंतजार कर रहा है. समझ में आ रही बात? अगले दिन 152 का प्रोडक्शन हुआ तो 2 स्कूटर को वेट करना पड़ेगा. 153 का प्रोडक्शन हुआ तो 3 स्कूटर को वेट करना पड़ेगा. 154 का प्रोडक्शन हुआ तो 4 स्कूटर को वेट करना पड़ेगा. बराबर. दूसरा बोलता है एम्प्टी स्पेस बताओ. अगर यहां पर देखेंगे, अगर प्रोडक्शन आपका 146 का हुआ तो 4 स्कूटर्स की जगह खाली जाएगी. 147 का प्रोडक्शन हुआ तो 3 स्कूटर्स की जगह खाली जाएगी. 148 हुआ तो 2 स्कूटर्स की जगह खाली जाएगी. और जिस दिन सिर्फ 150 का प्रोडक्शन होगा उसी दिन लॉरी फुल्ली ऑक्यूपाई होके जाएगी, ना वेटिंग होगा ना एम्प्टी स्पेस होगा. बराबर. तो ये जानना चाहते हैं कि आने वाले अगले 15 दिन में ऑन एन एवरेज कितना एम्प्टी स्पेस रहेगा लॉरी में और कितना क्या कहते हैं स्कूटर को वेट करना पड़ेगा हमारे यहां पर. बराबर ना. अब यहां पर देखो, इसको हम तर्क ऐसा लगा सकते हैं, जहां पे आपके लॉरी का कैपेसिटी 150 स्कूटर्स का है, 150 स्कूटर्स का 150 कैपेसिटी है लॉरी का. अगर वो लॉरी कम स्कूटर्स लेकर जा रही है, मतलब उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है. बराबर है. तो वहां पे हमारा फालतू कॉस्ट लग रहा है. जहां पे हम उस कॉस्ट में 150 स्कूटर्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसमें हम लोग सिर्फ 146 स्कूटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. पहला. दूसरा सिनेरियो अगर हम देखेंगे, 150 ही स्कूटर अगर हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो जो एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है वो अगर हम कहीं पर रखेंगे, किसी स्टोर में रखेंगे, तो उसका कैरिंग कॉस्ट लगेगा. स्टॉक हो गया ना अपने लिए एक प्रकार से. अगर हम स्कूटर का मैन्युफैक्चरिंग करें तो गुड्स हो गया हमारे लिए स्कूटर. तो हाँ जी सर. अब ये रैंडम नंबर को इनके साथ कैसे लिंक करना है ना, वो देखना. इसके लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ टेबल बनाना है. ठीक है, टेबल बनाएंगे. फिर से तो कॉपी पेस्ट वाला काम तो जीवन भर रहेगा ही ओएम में, जितना हमने असाइनमेंट में और इसमें किया है, क्या कहते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन में. कॉपी पेस्ट हमने बहुत किया है सर, मजा आता था करने में. है जी. हाँ जी. तो सर सबसे पहले
हम एक रैंडम टेबल स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रैंडम टेबल स्टेटमेंट। ये रैंडम टेबल स्टेटमेंट में मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगले 15 दिन में हमारी सरकार आएगी और हम जीत का जश्न मनाएंगे, ऐसा कुछ कुछ। तो यहां पर हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने दिन में कितना प्रोडक्शन होने के चांसेस है। वो हमको एक क्यूमुलेटिव क्लास ऑफ ग्रुप निकालना है। मतलब समझाता हूं मैं अभी आपको। अब यहां पर बात समझिए क्या है। प्रोडक्शन पर डे बोला इन्होंने, ये मैंने लिख दिया यहां पे प्रोडक्शन पर डे। अंदाजा मान के चलो हमको 4 कॉलम लगेंगे। यहां पर कितने कॉलम लगेंगे? 4। ठीक है। ये कॉलम जो अभी मैं बना रहा हूं ना, ये रैंडम टेबल स्टेटमेंट, ये फिक्स रहेगा हर जगह पे। 4 ही टेबल बनेंगे मेजोरिटी में। आइए यहां पर मुझे बोलिए जरा क्या क्या था। 146, अच्छा ये तो सीक्वेंस में है। हाँ जी, यहां तक बराबर है। यस। आइए अगला मुझे आप बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्शन। चौदह, 19, 12। हाँ हाँ। असं कसं? छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है सेनोरिटा। डन। इसके बाद हम इसका बनाएंगे, ये तो कॉपी पेस्ट किया हमने सर, बराबर। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी बोलो। हाँ जी, यहां पे आएगा 0.14। कैलकुलेटर है सबके पास? निकालो ना। 0.19 ऐड करेंगे तो 0.33। आगे मैडम पहनाया गया। यहां तक डन। अच्छा यहां पर अब मैं बनाऊंगा रैंडम नंबर ग्रुप। ग्रुप बनाना है, ग्रुप। ठीक है। ग्रुप बनाना है मतलब जो अपन क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं क्लास बनाते थे वैसा। बट यहां पर मैं शुरू करूंगा 0 0 से। 0 0 से लेकर ये जितनी प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है ना यहां पर, उससे एक कम का क्लास बनेगा। यानी कि यहां पर बनेगा 0.13। ठीक है। यहां पर आ जाएगा आपको 0.14 टू 0.32। यहां पर आ जाएगा आपका 0.32 टू 0.44। यह आ जाएगा 0.45 टू 0.458। 0.59 टू 0.69। 0.70 0.79। 0.80 0.89। 0.90 0.91। 0.921। बराबर ना? अब बात ध्यान से सुनो, ये समझ में आ गया। बट अब हम इसे क्लास में, अब हमारा रैंडम नंबर डेसिमल में थोड़ी ना है सर। हमारा रैंडम नंबर डेसिमल में है क्या सर? नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे,
ये बन गया आपका रैंडम नंबर, यानी कि 0 to 13, 14 to 32, 33 to 44, 45 to 58, 59 to 69, 70 to 79, 80 to 89, 90 to 91, 92 to 100। ये बन गया आपका रैंडम। अरे रैंडम नंबर देखो ना आप, इसको वहां पर कैसे अकोमोडेट करेंगे अपन, ये पॉइंट में थोड़ी ना है, आप समझ रहे हो क्या? वो पॉइंट में असाइन करने का, यहाँ पे 80 है मतलब यहाँ पे 0.8 होगा, कहां ढूंढो, पागल है क्या? डेसिमल हटा तो काम सिंपल हो जाएगा। करिए अपन ने ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना दिया सर, डन। पहले टेबल चिटकाओ, फिर अगले टेबल पे जाते हैं। हाँ यहाँ पे, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 99 आएगा, 99 रहेगा। डन। डन ना, आ जाओ आगे बढ़ो। नंबर 2, इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ सिम्युलेटेड प्रोडक्शन। सिम्युलेटेड प्रोडक्शन मतलब क्या? सिम्युलेट कर रहे हैं हम लोग, अंदाजा लगा रहे हैं ना फ्यूचर का, उस हिसाब से यहां पे लिख दिया मैंने डे 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। बढ़िया सर, 15 दिन है सर, 15 दिन मैंने लिख लिया सर, डन है, डन है। अब यहां पर सर ये आगे डेज, यहां पे आएगा आपका रैंडम नंबर। सर ये कहां से आएगा सर? क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटे, दिया हुआ है क्वेश्चन में बेटे, दिया हुआ है बेटे, बताइएगा। 80 81 43 के बाद 18 26 चले, कितना फास्ट बोलते रहे, लिखने को भी नहीं दिया मेरे को। 12 के बाद कितना था? 65 68 डन सर, डन। अब यहां पर मैं बनाऊंगा सिम्युलेटेड प्रोडक्शन, सिम्युलेटेड प्रोडक्शन। हाँ जी, देखिए जरा 80 कौन से ग्रुप में आ रहा है? 80 कहां दिख रहा है आपको? 80 to 89 में कितना प्रोडक्शन है? 152। यहां पे प्रोडक्शन कितना है? 152। तो यहां पे मैं प्रोडक्शन लिखूंगा 152। तो मतलब पहले दिन पे संभावनाएं है कि प्रोडक्शन कितना होगा? 152 स्कूटर्स का प्रोडक्शन होगा सर। दूसरा 81 देखिए वही है क्या? सेम था 152।
76 का चेक कीजिएगा जरा। 151 समझ में आया? ये कंप्लीट करके दो पूरा। बोलो 152 152 151 151 150 148 1 हाँ 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 डन। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्कूटर वेटिंग, और यहां पर लिखूंगा नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। हाँ जी, चलिए नंबर ऑफ स्कूटर्स वेटिंग, यहां पे कितने वेट करेंगे? 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। वेटिंग कहीं नहीं है ना, एम्प्टी रहेगा, वेटिंग थोड़ी ना होगा। हाँ जी डन है बेटे। हाँ जी वेटिंग बताइए ना, सॉरी एम्प्टी स्पेस बताइए ना। 0 0 0 0 0 2 3 3 4 4 0 0 0 0 1 बराबर। टोटल बताइए, इसका टोटल और इसका टोटल। एक दो 3 ये वाला, ये ना। अरे देखना, इसने क्या पूछा मैंने, नंबर ऑफ स्कूटर वेटिंग। तूने प्रोडक्शन कितना किया? 152, जाएगा कितना? 150। लॉरी में तो 150 की जगह है ना, तो बचा कितना? रह गया 152, 2 रह गया 151। कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, यहां पे कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। ये कैरी फॉरवर्ड नहीं है कि सर कल का 2 वेट कर रहा था, वो किधर गया? वो गया, आग लगा दी हमने उसकी, जो भी किया हमने। यहां पे कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट नहीं है सिमुलेशन में, है ना? समझ में आया क्या? कोई कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं सर। यहां पर 150 था, 150 गया, इसलिए 0, ये भी 0। यहां पर 148 था, 148 का 148 पूरा गया, बट लॉरी में 2 जगह खाली पड़ी। ये 147 गया, लॉरी में जगह 150 की, ये 3 खाली जगह चली गई। समझा क्या? पक्का? डन है बेटे। टोटल नहीं बताया आपने। 66 और 6, ओनली 6 और ये 17 बराबर। देखो ना, एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर्स वेटिंग,
पूरे टोटल 15 दिन में वेटिंग कितना दिख रहा है? 6। तो ऑन एवरेज एक दिन का कितना हो गया? विषय क्लोज। अच्छा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस टोटल कितना है सर? 17। दिन कितने हैं? 15। केल खत्म, दुकान बंद, खत्म। मजा आया? बढ़िया, आगे बढ़ू। बढ़िया। प्रश्न क्रमांक 2, एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स, अभी ज्यादा है ना, पूरा पूरा स्पेलिंग मत लिखते बेटो, मैं भी शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, तुम भी शॉर्टकट यूज कर लो बिंदास, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी अपने को क्वेश्चन लिखना नहीं है, बराबर ना। कंपनी मैन्युफैक्चर 30 आइटम्स पर डाई, ठीक है। सेल डिपेंड्स ऑन डिमांड, सेल डिपेंड्स अपॉन डिमांड विथ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहां पे वो बता रहा है एक दिन में कितना सेल होगा, ये डिमांड पे डिपेंड करेगा, और मार्केट में डिमांड कितनी होगी उसका उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं डिमांड बोलूं, मतलब जो डिमांड होगा वही सेल होगी, जो डिमांड होगा वही सेल होगी। 27, 28, 29, 30, 31, 32 प्रोबेबिलिटी, चांसेस कितने हैं सर? 27 आइटम बिकेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। 28 बिकेंगे 0.15, 29 बिकेंगे 0.20, 0.3515, 0.05। प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपया, सेल प्राइस 50 रुपया इज्जत से। अनसोल्ड आइटम डिस्पोज्ड ऑफ एट लॉस ऑफ ₹15। डन। डिमांड नॉट मेट, पेनल्टी ऑफ ₹5 पर यूनिट, ये सब पर यूनिट है, ठीक। 2 सिनारियो दे दे इन्होंने आपके सामने। टोटल प्रोडक्शन डेली कितना होता है भाई? प्रोडक्शन फिक्स है यहां पे सर, कितना? 30 का प्रोडक्शन फिक्स है सर। अब मार्केट की डिमांड की बात करेंगे सर, जिस दिन मार्केट में डिमांड 27 का होगा, यानी कि 3 अनसोल्ड होंगे, ये 3 अनसोल्ड हमें बेचने पड़ेंगे एट अ लॉस ऑफ 15 रुपया। अनसोल्ड सोल्ड डिस्पोज ऑफ एट अ लॉस ऑफ 15, तो हमें 15 रुपए का नुकसान होगा सर, बराबर ना। और जितने आइटम्स बिकेंगे नॉर्मल, मतलब जितना डिमांड है उतना बिकेगा, तो उधर हमको प्रॉफिट कितना हो गया? 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। कॉस्ट देखो ना, 40 दिया है, सेल प्राइस 50 दिया है, 50 माइनस 40, 10 रुपए का प्रॉफिट फिक्स, बराबर ना। यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग वाला, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। कहते अरे डिस्पोज ऑफ मतलब अब वो डिस्पोज करना रहेगा ना, डिस्कार्ड करना रहेगा, उसको कुछ भी हो सकता है, लॉस रहेगा, वो मशीन अब वो किसी काम का नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा या भंगार में डालना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। एक्सपेंस कैसा ऐसा समझूंगे ना। प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपए, समझा? समझो 40 रुपए कॉस्ट है। जो तुम्हारे पास एक्सेस प्रोडक्शन है वो तुम्हारा 50 रुपए में नहीं बिकेगा, वो कितने में बिकेगा मालूम है? 25 रुपए में। 15 रुपए का लॉस हो गया ना, समझा क्या? हाँ। जैसे मान लो अगर यहां पर क्वेश्चन में कहीं पे जो अनसोल्ड यूनिट्स है उसको बोलेगा अनसोल्ड यूनिट्स विल बी सोल्ड एट 25 रुपया, मतलब एट लॉस ऑफ 15 रुपया, समझा क्या? ऐसा।
एंड जो डिमांड मीट नहीं हुआ, मतलब मैं तुमसे 32 मांग रहा हूं, तुम मुझे सिर्फ 30 दे रहे हो, 2 यूनिट तुमने कम दिया, मैं पेनल्टी लगाएगा। बराबर। आपने प्रोडक्शन किया 30 का, मैंने डिमांड किया 32 का, मतलब 30 रुपए के हिसाब, 30 यूनिट के हिसाब से आपका प्रॉफिट कितना होगा? 300 रुपया। पर यूनिट 10 रुपया, माइनस मेरा 10 रुपए का पेनल्टी, 2 यूनिट तुमने कम दिए तो 5 रुपए 5 रुपए। समझा नहीं समझा? 27 के केस में समझो, हम 27 के केस में प्रॉफिट कमाएंगे 270 रुपए का। 27 के केस में प्रॉफिट कमाएंगे 270, मतलब कितने यूनिट कम, एक्सेस कितना बच गया तुम्हारे पास? 3 यूनिट। वो 3 यूनिट का लॉस कितना होने वाला है? 15 रुपया पर यूनिट। तो 15 पर यूनिट मतलब 3 यूनिट का कितना हो गया? 45 रुपए। 270 माइनस 45 रुपए आपका उस दिन का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट पर डे की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट पर डे की बात कर रहा हूं मैं, बराबर ना? जो भी आपका प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से या तो आप लॉस माइनस करेंगे डिस्पोज करने का, या तो आप पेनल्टी माइनस करेंगे। और ये तभी होगा जब आपका प्रोडक्शन आपके डिमांड के साथ मीट नहीं करेगा। अगर प्रोडक्शन डिमांड के साथ मीट नहीं करेगा तो या तो एक्सेस प्रोडक्शन लॉस पे बिकेगा, कम प्रोडक्शन का पेनल्टी लगेगा। समझा क्या? समझा? पक्का समझ में आया? 100% समझ में आ गया? डन। लिखो, यूजिंग फॉलोइंग रैंडम नंबर सीक्वेंस, एस्टिमेट टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर कंपनी फॉर नेक्स्ट 10 days। 10, 99, 65, 99, 95। एक 79, 11, 16, 20। If company decides to produce 29 items per day, what is advantage or disadvantage to company? सस्ता नशा सोल्यूशन नंबर 1 क्या बनाएंगे? रैंडम ग्रुप टेबल बनाना है आपको, बराबर? लिख लेना सब नहीं है? आ जाइए, यहां पे लिखूंगा मैं दे 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 नहीं, सॉरी, डिमांड लिखना पड़ेगा ना। यहां पे अपन रैंडम टेबल बना रहे। पहले डिमांड कितनी है रे? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 तक है ना? हाँ जी। प्रोबेबिलिटी बताइए। पॉइंट 1, 25, 20, 35, हाँ, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। चाळीस, 50, 60, 70, 80। बराबर।
रैंडम नंबर ग्रुप, हाँ जी, ये 0.1 मतलब 0.10 है, तो इसको मैं बोलूं 0 to 9, 10 to 24, 25 to 44, 45 to 79, 80 to 94 and 95 to 99. Statement of simulated sale or demand and total profit. डन। अम्मा लेट हो गया, चलो हम, मेरे को दूसरा लेक्चर। डन। जमा तो ठीक, नहीं जमा तो ठीक, कल अपन करेंगे इसको सॉल्व। डन ना, होमवर्क सम सभी तो आने बाकी है। चलो स्टॉप द लेक्चर और विल बी मीटिंग टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, टेक केयर, भागता भी मैं, लेट हो गया वरती बसते बोंबलेल माया।